हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय वाया इनोलेट आयंस। इनोलेट से कार्बनिक संश्लेषण करना, ये अपने बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले समझे इनोलेट होते क्या हैं और इनसे हम किस तरह के कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज करते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, इससे संबंधित सारी कुछ रिएक्शंस इस चैप्टर में है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोनिल समूह के आंशिक धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करके जुड़ जाता है। ये हमने पढ़ चुके हैं। कोई भी कार्बोनिल समूह है यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, जिसका कि पोलराइजेशन हो जाता है क्योंकि इन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर है। और जैसा कि हमने इक्वेशन में ऊपर ऊपर लिखा हुआ भी है कि पोलराइजेशन हुआ, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे नेगेटिव चार्ज आया। इस पोलराइजेशन की वजह से इस कार्बन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और ऑक्सीजन के पास ऋणावेश रहता है। तो इस कारण से आंशिक धनावेश होने के कारण इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है। ऐसे नाभिक नहीं जिसमें कार्बन एनायिक केंद्र होते हैं, क्या कार्बन एनायिक केंद्र होते हैं, वे भी इसी प्रकार कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करते हैं और एक नया कार्बन कार्बन बंध बनाते हैं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, यानी कि ऐसा कार्बन एनायन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कार्बन एनायन बोल रहे हैं, वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। वो क्या है, यहाँ पे हमने NU लिखा है, यहाँ पे हमारा कौन है, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियली, जो हमने ग्रिग्नाग रिएजेंट से लिया है। ये अटैक करता है कहाँ पे, इस कार्बन जिस पे कि आंशिक धनावेश है और एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, जो हमने इन सेकंड इक्वेशन से बताया। ठीक है, ये हमने बना ही रखा है और ये हमने ग्रिग्नाग रिएजेंट की रिएक्शन और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में इसी तरह की चीज़ को पढ़ा है। कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालकर इनोलेट बनाते हैं। वो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यानी कार्बोनिल कार्बन के जस्ट नज़दीक वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना, क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालकर इनोलेट आयन बनाते हैं। यह अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होने के कारण प्रबल क्षार द्वारा आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये एसीटोन है, क्षार है, इसमें हमने क्षार है, वही अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, जिसको क्षार के साथ बाहर निकाला। इसने क्या बनाया, एक कार्बन आयन बनाया और एक इनोलेट आयन बनाया। कार्बन आयन जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। सिमिलरली हम दूसरे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो हमने कार्बोनिल कंपाउंड एस्टोन का लिया, अब हम ले रहे हैं ये एस्टर का। इसी एस्टर को हम किसी क्षार के माध्यम से, जो हमने लिखा हुआ C2H5ONI, ये क्षार है हमारा, इसमें जो दोनों एस्टर समूह है CH2H5C डबल बॉन्ड O, दो जो CH2 समूह के दोनों साइड में लगे हुए हैं, और ये हम कहें कि इस कार्बोनिल समूह के अल्फा पोजीशन पे है जो CH2, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। क्या बना, इनोलेट आयन, यानी कार्बन आयन बनाया। जो कार्बन आयन है उसकी अनुनादी संरचना होगी, उसमें क्या है, इनोलेट आयन बनेगा। तो इसकी नेचर क्या है, नाभिक स्नेही प्रकृति के होते हैं। हम इन्हीं से किस किस टाइप के कंपाउंड को सिंथेसिस कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता की बात करें, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन है कि जो कार्बोनिल समूह से 10 नज़दीक है। कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति पर जुड़े हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन निष्कासन के बाद प्राप्त एनायन विस्थानीकरण अथवा अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। यह हमने लिया ही है, pKa मान 19-20, यानी कि हमने अम्लीयता की बात, pKa वैल्यू किसके लिए, अम्लीयता की बात कर रहे हैं। और अल्फा हाइड्रोजन, हमने अल्फा लिखा हुआ है इस कार्बन के ऊपर, और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे क्षार के साथ में। इसमें एक कार्बन आयन है, एक इनोलेट आयन है, दोनों में अनुनादी संरचना बन रही है, इसका स्थायित्व है। एनायन का अनुनादी स्थायित्व, एक को कार्बन आयन बोलते हैं, एक को इनोलेट आयन बोलते हैं।
अब हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन कितनी आसानी से प्रोटॉन को बाहर या हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो उसको हम कैसे, उसकी एसिडिटी बोल रहे हैं। नीचे एक टेबल बनाई है हमने, नीचे दी गई सारणी है 5 मिनट, चैप्टर नंबर 5, इसलिए ये है 5 है। और एक से स्पष्ट है कि सामान्य एस्टर और कीटोन के पीके का मान 20 या अधिक है, अतः दुर्बल अम्ल होते हैं। हमने जैसे एथिल संरचना जैसे बना रखी है हम सबकी, जैसे एथिल एसीटेट है, इसका पीके का मान कितना है 25 है। एसीटोन है 20 है। डाइल एथिल मेलोनेट है, मेलोनिक एस्टर जिसको अपन बोलते हैं 13 है। एथिल एसीटोएसीटेट है 11 है। 2,4 पेंटाडायोन है, एसिटिल पेसिटोन 9 है। एथिल साइनेट है 6, 9 वैल्यू। इनको हमने क्या, पीके का वैल्यू हमने क्या घटते हुए क्रम में, यानी कि अम्लीता बढ़ रही है और इनकी एक साइड संरचना हमने सबकी अलग अलग बना रखी है। तो इन वैल्यू से पता लगता है कौन कितना आसानी से प्रोटॉन को हम निकाल सकते हैं, किसका मुश्किल से निकाल सकते हैं। इन यौगिकों को एल्कोक्साइड क्षार से क्रिया द्वारा इनोलेट एनायन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्फा स्थिति पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एल्कोहल एथेनॉल पीके का मान 16 से भी कम अम्लीय है। अतः प्रबल क्षार जैसे सोडामाइड की क्रिया द्वारा इनोल को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। हम बात करें किसके लिए, एस्टर के लिए। अगर एस्टर का पीके का मान क्या है 25, यानी बहुत ही मतलब कि एल्कोहल से भी कम अम्लीयता रखता है। एथिल एसीटेट की हम बात कर रहे हैं, इसके रीज़न के बारे में हम आगे बात करेंगे। यानी कि जो अल्फा हाइड्रोजन है एथिल एसीटेट का, उसकी अम्लीयता कीटोन और अल्कोहल से भी कम है। एस्टर से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना, CH2 - C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब इसका क्या कारण है, इसी तरह से हम NH2 से अभिक्रिया एमाइड से कराएं इसी एस्टर की, तो एक में NH3 बन रहा है, एक में C2H5 बन रहा है। तो C2H5OH की तो क्या है, पीके वैल्यू 16 है और अमोनिया की अम्लीयता और बहुत ही कम होगी 35, मतलब हाँ इतनी वैल्यू होने की वजह से। तो ये इसकी अम्लीयता का या अल्फा हाइड्रोजन के निकालने की क्षमता के ऊपर बात करेंगे। हम प्रबल क्षार ले रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उससे कम है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। चूँकि एस्टर का कार्बोनिल ऑक्सीजन और एल्कोक्सी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अनुनाद द्वारा विस्तारीकरण दर्शाते हैं, जो कि हम नीचे दर्शा रहे हैं, इसलिए एस्टर का कार्बोनिल समूह इनोलेट आयनायन के ऋणांश का कम विस्थानीकरण करता है। एस्टर का कार्बोनिल समूह इनोलेट एनायन के ऋणांश का कम विस्थानीकरण, जबकि कीटोन से प्राप्त इनोलेट एनायन में स्थायित्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। फलस्वरूप एस्टर का पीके का मान कीटोन से अधिक होता है। हमने इसमें लिखा भी है, कभी एथिल एसिड का 25 लिखा हुआ हमने, इसी वजह से। कारण क्लियर है कि क्या वजह, कि जो इनोलेट एनायन है उसका ऋणांश का कम विस्थानीकरण करता है कौन, एनायन, इनोलेट एनायन, जबकि कीटोन से प्राप्त इनोलेट एनायन में स्थायित्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। कीटोन की अपेक्षा एस्टर दुर्बल अम्ल होता है। एल्फा स्थिति पर हैलोजन प्रतिस्थापित जुड़े होने से पर कीटोन से प्राप्त इनोलेट एनायन का स्थायित्व अथवा अम्ल प्रबलता अधिक हो जाती है, जो कि पीके मान सूची में। अब हमने कीटोन है 3 का, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो कीटोन हमने लिए हैं। अब इनका अगर एसीटोन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक का, जैसे एसीटोन का पीके 20 है, अगर आपने एक क्लोरो समूह लगा दिया अल्फा कार्बन पे तो 17 हो गया पीके मान, और 2 लगा दिए तो 15 हो गया। तो इसके कारण क्या है, इसकी अम्ल की अम्लीयता भी बढ़ गई, क्योंकि मैं आसानी क्यों यहाँ पे क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो क्लोरीन है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, तो वो अपनी और इलेक्ट्रॉन को, अगर H बाहर निकलता है प्लस तो उस पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। और एक से ज़्यादा 2 लग गए तो नेचुरल से बात ही और ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है। यदि कोई हाइड्रोजन 2 कार्बोनिल समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति पर है, उस कार्बोनिल यौगिक की अम्लता अल्कोहल से भी अधिक होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एनायन का ऋणांश दोनों कार्बोनिल समूह पर विस्थानीकृत हो जाता है। अगर कोई प्रोटॉन अल्फा स्थिति पे और दोनों तरफ कार्बोनिल समूह है, कोई हाइड्रोजन 2 कार्बोनिल समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति में, जैसे हमने नीचे ले रखा है,
एसिटल जिसको अपन बोलते। तो इसमें क्या है, पीके का मान क्या हो गया 9। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि उसका जो चार्ज का डीलोकलाइजेशन दोनों कार्बोनिल कार्बन पर संभव है, इस वजह से ही इसका स्थायित्व अधिक होगा, और इसका स्थायित्व अधिक होगा, हम आसानी से इसमें से H बाहर निकाल सकते हैं। और उसका हमने अनुनादी संरचना से नीचे बता भी रखा है कि कैसे क्या हो रहा है। एक H निकाला तो क्या बना, CH3 से डबल बॉन्ड और CH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है CO CH3, ये माइनस चार्ज है डीलोकलाइज दोनों ही कार्बोनिल समूह पे हो रखा है। तो दोनों ही हमने देखा कि दोनों अलग अलग ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रखा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिटिक होगा। कार्बोनिल समूह के अलावा दूसरे इलेक्ट्रो आकर्षित समूह जैसे साइनो भी अल्फा स्थिति की अम्लता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए एसीटोनाइट्राइल का पीके का मान 25 होता है, CH3CN वही H ने निकाला। CH3CN में भी क्या है, अम्लता बढ़ा रहा है, क्यों, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर है, और ये अनुनादी संरचना द्वारा स्थायित्व प्रदान कर रहा है। परंतु अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह पीके का मान कमी करता था, अम्ल की प्रबलता बढ़ाता है। अगर CH3CN है तो पीके 125, CH2CN ट्वाइस है तो पीके 111, और CH3CN थ्राइस है तो पीके का मान 1, यानी कि इतनी अम्लीयता उसकी बढ़ जाएगी। कार्बनिक संश्लेषण में डाई एथिल मेलोनेट और एथिल एसिटोएसिटेट से प्राप्त इनोलेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम दो यौगिक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, डाई एथिल मेलोनेट और एथिल एसिटोएसिटेट। चूँकि ये दोनों पैतृक यौगिक एथेनॉल से प्राप्त अधिक प्रबल अम्ल हैं, ये दोनों किससे प्राप्त होते हैं, एथेनॉल से, दोनों इससे क्या है अधिक प्रबल। अतः सोडियम एथोक्साइड की समान मात्रा में एथेनॉल को घोलकर इसके साथ इन यौगिक क्रिया इनोलेट प्राप्त करते हैं। दोनों एस्टर है, एक का पीके का मान 13 है मेलोनिक एस्टर का, और एथिल एसिटोएसिटेट का 11 है। किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड को हम एथेनॉल के बराबर मात्रा में घोलते हैं। तो इनसे हमें क्या मिल रहा है, इनोलेट आयन। और इस तरह के कंपाउंड्स को हम एक शब्द और है एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड, सक्रिय मैथिलीन यौगिक भी हम बोलते हैं। सक्रिय मैथिलीन इसलिए बोलते हैं, हम CH2 जो समूह है उससे हम आराम से H प्रोटॉन बाहर निकाल सकते हैं, जो कि बाद में रिजोनेशन से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इस वजह से हम इसको सक्रिय मैथिलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब इनके हम रिएक्शंस और कुछ मैकेनिज्म और इसी तरह की चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं। डाई एथिल मेलोनेट, मेलोनिक एस्टर का एल्काइलेशन, अल्फा एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मेलोनेट। डाई एथिल मेलोनेट का एल्काइलेशन करने पर अंतिम उत्पाद अल्फा प्रतिस्थापी एसिटिक अम्ल बनता है। ये हम इसके बारे में समझने का प्रयास क्या है। डाई एथिल मेलोनेट का हम क्या करना रहे हैं, अल्फा एल्काइलेशन कराना है। हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड और एल्किल हैलाइड है, सोडियम इथोक्साइड और एल्किल हैलाइड। ये किसके साथ अभी क्या कराएं, क्या होगा इसमें, सबसे पहले बनेगा डाई एथिल एल्किल मेनोनेट, ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन रिप्लेस हो गया HR से। फिर हमने इसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया और फिर D का उसको गर्म किया, तो लास्ट प्रोडक्ट इज अल्फा सब्स्टिट्यूट एसिटिक एसिड बना। लास्ट प्रोडक्ट इज अल्फा सब्स्टिट्यूट एसिटिक एसिड। अब इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मेलोनिक एस्टर और एथिल ब्रोमाइड के द्वारा ब्यूटेनोइक अम्ल का संश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है। मेलोनिक एस्टर है, इसको हम NaOH सोडियम इथोक्साइड है, C2H5Br है, एथिल ब्रोमाइड है। पहले क्या बनेगा, डाई एथिल मेलोनेट, डाई एथिल मेलोनेट, जो कि वही जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बना, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसका संश्लेषण 3 स्टेप है, इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इनोलेट आयन बना। किससे बना, CH2CO जो मेलोनिक एस्टर है उसको हमने बराबर मात्रा में, जो कि सोडियम इथोक्साइड और जो एथेनॉल में है उसमें घोला, तो क्या बना, सोडियम मेलोनेट बना, यानी कि एक हमें इनोलेट आयन यहाँ पे प्राप्त होगा। एल्किल हैलाइड के साथ इनोलेट का एल्किलीकरण, जिसको हम एसेंटो विस्थापन से कहते हैं, क्या हो रहा है,
कार्बन आयन है ये, इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही, एल्किल हैलाइड के साथ, SN2 विस्थापन है, SN2 सब्स्टिट्यूशन, CH3CH2 यहाँ जुड़ गया और Br बाहर निकल गया, तो CH3CH2 CH C डबल बॉन्ड से 2H5 ट्वाइस प्लस C2H5। अब इसका जल अपघटन करोगे एस्टर है अम्ल की उपस्थिति में तो एसिड बना और डिकार्बोक्सिलेशन किया तो CH3CH2 ब्यूटायरिक अम्ल बना। अंतिम पद में एल्फा प्रतिस्थापित एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये एल्फा प्रतिस्थापित, एल्फा कौन हो गया यहाँ पे प्रतिस्थापित, एथिल समूह, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्यूटेनिक अम्ल। संपूर्ण अभिक्रिया एक ही पात्र वेसल में संपन्न हो जाती है। अब इस अभिक्रिया हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। पहली बात करते हैं इनोलेट का बनना। एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथोक्साइड के साथ कराने पर आसानी से इनोलेट प्राप्त होता है। पहले एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल में सोडियम धातु को घोलकर डाई एथिल मेलोनेट डाला जाता है। इस अभिक्रिया में आसानी से इनोलेट बन जाता है। क्या कर रहे हैं हम, सोडियम धातु को एथिल एल्कोहल में डाला, क्या बना, सोडियम इथोक्साइड। ये सोडियम इथोक्साइड किसके साथ, मेलोनिक एस्टर के साथ हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या बना, ये कार्बन आयन है। और ये अनुनादी संरचनाओं द्वारा, जिसको हम इनोलेट आयन बोल रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है, एक कार्बन आयन है, एक इनोलेट है, जो अनुनादी संरचना द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है। यद्यपि एथेनॉल एक अच्छा विलायक है, परंतु द्विध्रुवी विलायक, एप्रोटिक विलायक जैसे डाई मेथिल फॉर्मेमाइड या डाई एथिल एसिटेमाइड काम में लेने में कम समय में अधिक लब्धि होती है। हम इसको अगर और अच्छा आपको यील्ड चाहिए तो सॉल्वेंट चेंज एप्रोटिक विलायक ले लेते हैं, तो उससे अच्छे समझ है। अगली स्टेप है हमारा इनोलेट का एल्कलीकरण, SN2 रिएक्शन। एल्कलीकरण अभिक्रिया कार्बन आयन नाभिक स्नेह का प्रतीकात्मक SN2 विस्थापन अभिक्रिया। कम त्रिविम बाधा वाला प्राइमरी हल्काइल हैलाइड के साथ एल्कलीकरण से प्राप्त उत्पाद की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। द्वितीयक एल्काइड के साथ क्रिया से भी संतोषजनक प्राप्त होता है। हम सबसे पहले वो हुई फर्स्ट वाला ले रहे हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, उसके साथ सिंपल SN2 रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंडरी लेंगे तब भी इसी तरह की सिंपल रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हमने तृतीयक एल्किल हैलाइड के साथ इस अभिक्रिया को कराई तो E2 क्रिया विधि द्वारा एल्किन प्राप्त होगी। अगर हमने एन ब्यूटिल ब्रोमाइड की जगह टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया, या हम कहें कि प्राइमरी की जगह टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो प्रोडक्ट विल बी एल्किन, न कि वापस हमें एस्टर प्राप्त हो जाएगा, तो हमें इसमें वो प्राप्त उत्पाद नहीं पाएगा। एल्कलीकरण से प्राप्त उत्पाद में एक अम्लीय हाइड्रोजन होता है, इसको इथोक्साइड के द्वारा हटाकर एक दूसरा एल्किल समूह जोड़ा जा सकता है, समान अथवा भिन्न। सामान्यतः एल्कलीकरण के अलावा के लिए सर्वप्रथम एस्टर को इनोलेट में परिवर्तन करके पहले एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया जाती है। इससे बनने वाले मोनो एल्किल मेलोनिक एस्टर को क्षार के साथ अभिक्रिया से पुनः एनोलेट परिवर्तित करके दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ एल्किलाइन कराया जाता है। अंतिम उत्पाद के रूप में डाई एल्किल मेलोनेट प्राप्त होता है। यानी कि हम इस मेलोनिक एस्टर में जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर जो दोनों प्रोटॉन है उसको हम दोनों को रिप्लेस करते हैं, सेम टाइप के एल्किल समूह के द्वारा भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के साथ में, जैसा कि हमने ये एग्जांपल में ले भी रखा है। एक बार हमने CH3Br लिया, फिर उसी इक्वेशन को C2H5Br से साथ भी कराएंगे तो एथिल मैथिल मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। तो ये सब इनिशियल स्टेज पे है कि इनोलेट आयन से हम कैसे कार्बनिक सिंथेसिस करते हैं। थैंक यू।